मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दे दूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों पर जो आपको परेशानी आ रही है उससे संबंधित मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। एक जातक का प्रश्न आया कि गुरुजी, मेरे कुंडली में दो दो विपरीत राजयोग हैं, लेकिन मुझे जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं, मैं परेशान हो गया हूं। हमने कुंडली का अध्ययन किया, उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। मुझे उसकी कुंडली में कोई विपरीत राजयोग दिखाई नहीं दिया। भाई, जिस आचार्य ने, जिस पंडित जी ने उनको बताया, मैं उसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकता हूं, वो उनकी ज्ञान की बात है। मेरे पास असर होरा जी का सूत्र अवेलेबल है, शास्त्रों में लिखा हुआ जो अवेलेबल है, मैं आज आपको बताऊंगा। और मैंने पहले भी बताया है विपरीत राजयोग क्या होता है, आज भी थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन उस जातक में एक खास विशेषता है कि वह जातक, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी वह किसी रोगी और गरीब आदमी की मदद करने वाला है। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो उसका दूसरे के भरोसे पे काम चलता है, लेकिन फिर भी वह किसी रोगी या गरीब आदमी उसको कुछ मांग लिया तो उसके पास अगर 10 रुपए है, 10 रुपए भी दे देगा, खाली जेब कर देगा, उसकी मदद करने वाला है। तो ऐसे जातक की कुंडली पे विचार करते हैं जिसको किसी प्रकार का घरेलू सुख नहीं है और स्त्री का सुख नहीं है, माता आदि का कोई सुख नहीं है और खर्चा अधिक है, आमदनी कम है। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। मैंने आज का शीर्षक भी यही रखा है, सुख का अभाव, रोगी व गरीब की मदद करने की भावना। मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्नेश कुंडली का संचालक है, वो स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विज्ञान का, छठा भाव रोग शत्रु और संघर्ष का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, दैनिक व्यवसाय का भाव है, अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है और दसम भाव सम्मान प्राप्ति का भाव है। यहां पर मैं एक और भी बात बता दूं दर्शकों, दसम से दसम, दसम भाव से दसम भावत भावत सिद्धांत के मुताबिक अगर सम्मान प्राप्ति आपको करनी है, मिलती है, तो आपका सप्तम भाव भी बलवान होना चाहिए, तभी दसम भाव का फायदा अधिक होता है, अच्छा होता है। गुजारा तो चल जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन दसम से दसम सप्तम पड़ता है। दसम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दसम से दसम सप्तम भाव पड़ता है, ये भी बलवान होना चाहिए, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है और बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, किसी प्रकार के दंड का भाव है और सेवा सुख का भाव है। ये ग्रहों, ये मैंने कुंडली के हमेशा मैं बताता हूं कि कोई भी नया दर्शक है उसको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। आज हम बात करेंगे पंचांग। जैसे मैंने भी पहले बताया था, हमेशा पंचांग बता देते हैं, लेकिन पंचांग का भी मैं बताऊंगा। पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्र योग कर्म। इनमें ये एक वैदिक ज्योतिष के दर्पण है, पंचांग वैदिक ज्योतिष का दर्पण है। अब मैं जहां इसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। आज का है सुख का भाव, रोगी व गरीब की मदद करने की भावना। जातक का जन्म 20 नवंबर 1989 कृष्ण पक्ष 9 मघाचरण 4 सोमवार को हुआ। मघाचरण 4 गणमूल नक्षत्र तो है, लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत रहता है चरण 4 धन की प्राप्ति करने वाला है। लेकिन बाकी योग भी तो होना चाहिए। उस बेचारे के पास तो धन ही नहीं है, उसका तो काम दूसरे के सहारे पे चलता है, तो यहां पर विफल हो जाता है। वो एक अलग बात है। मगर चरण 1 चरण 1 2 3 4 अलग का है। चरण 1 2 का अशुभ प्रभाव मिलता है, लेकिन 3 और 4 सामान्य तौर पर ठीक माना जाता है। लेकिन मघा के स्वामी ग्रह केतु है और उनके देवता पितृ हैं। तो यहां पर यह बताने वाली बात है, अब जब जातक का जन्म हुआ तो चंद्रमा मघा नक्षत्र में था। मघा नक्षत्र के देवता पितृ हैं, स्वामी केतु है, वो एक अलग बात है, वो ग्रह है, लेकिन उसके स्वामी जो है वो पितृ हैं। यहां पर जरूरत आ गई, तिथि चतुर्थी को हुआ, चतुर्थी के स्वामी गणेश है, छोड़ दीजिए। वार सोमवार हुआ, छोड़ दिए। नक्षत्र मघा आ गया, नक्षत्र मघा नक्षत्र है, उसके स्वामी पितृ है। उसके बाद योग भी इंद्र आ गया, यानी किस योग में पैदा हुआ यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात रहता है। जिस टाइम पर हुआ तो इंद्र के भी स्वामी
पितर हैं। यानी ऐसा मान के सोचो, अब जातक के ऊपर पितरों का प्रभाव है, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी पितर है और योग इंद्र है, इंद्र का स्वामी पितर है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 5 जो है जातक वैदिक ज्योतिष का दर्पण है, पंचांग वैदिक ज्योतिष का दर्पण है। आगे बात करते हैं, जन्म के समय पर कर्क लगन हुआ 26 डिग्री विराजमान है, 26 डिग्री 50 मिनट है। लगन में केतु 26 डिग्री 35 मिनट है। द्वितीय भाव में लग्नेश चंद्रमा 10 डिग्री 52 मिनट पर लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में मंगल 17 डिग्री लेकर के 24 मिनट लेकर विराजमान है। और पंचम भाव में सूर्य 4:40 और बुध 10 डिग्री लेकर के बुध सूर्य से अस्त है। छठे भाव में शनि सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है और शनि 17 डिग्री 19 लेकर विराजमान है। वहीं पर शुक्र भी 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में राहु 26 डिग्री लेकर विराजमान है और द्वादश भाव में गुरु 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, 16 डिग्री 18 मिनट लेकर विराजमान है। यहां पर मैं आपको पहले ग्रहों की बलवंता बता दूं। दर्शकों देखो, जिस टाइम पर लगन उदय हुआ, पूर्व क्षितिज में पृथ्वी घूमते थे, लगन उदय हुआ 26 डिग्री 50 मिनट पर और लग्नेश के अंश से 10 डिग्री 52 मिनट पर 16 डिग्री का फर्क है। चंद्रमा प्रभावहीन हो गया और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। किसी भी ग्रह के वो प्रभाव तब देगा जब लगन के जो उदय अंश है और ग्रह के उदय अंश है 12-14 डिग्री तक प्रभाव दे देगा। जैसे बढ़ता जाएगा तो निष्फल मिलता जाएगा, कोई प्रभाव नहीं बनेगा। उस कैटेगरी में मैंने पहले भी बताया है, चंद्रमा 10 डिग्री लेकर विराजमान है, प्रभावहीन हो गया। सूर्य भी 4 डिग्री 40 मिनट लेकर प्रभावहीन हो गया। बुध भी 10 डिग्री लेकर प्रभावहीन हो गया, हालांकि बुध वैसे भी अस्त है। आप अंदाजा लगाइए, जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पर उदित अंश 26 डिग्री 50 है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि सूर्य यहां पर फल दे। तो ये जो है जिनके अंश कमजोर है, उनका प्रभाव आप इस तरह से मान लो जैसे चांदनी रात हो तो हमको दिखाई देता है, या इस तरह से मान लो सूर्य उदय हुआ नहीं है और जिस टाइम पो फटती है तो उस टाइम पर कुछ प्रकाशमान किरण होती है कि हम देख सकते हैं, या सूर्य अस्त के बाद भी हमको कुछ दिखाई देता है। तो ऐसे ग्रहों का प्रभाव इस तरह से होता है जो कि गिनती में नहीं आता। फिर राशि भी अलग है, सम भी अलग है, विषम राशि है, सब बातें होती हैं। लेकिन कोई भी ग्रह, सम राशि कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और विषम राशि होती है 1, 3, 5। ये जो ऊना पूना जिसको बोलते हैं विषम राशि है, उसमें कोई भी ग्रह होने दो, अंशों के आधार पर है, लेकिन कोई भी राशि होने दो, ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री तक युवा माना जाता है, पूर्ण प्रभाव देता है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री में सूर्य पूर्व प्रभाव वाला बात हो गई, मंगल भी पूर्व प्रभाव वाला बात हो गया और शनि भी पूरी रूप से प्रभाव देना हो गया। और उदय अंश में ऐसा नहीं है कि राहु भी अंश देगा, क्योंकि 26 डिग्री पर है तो उसको, राहु को भी कुछ प्रकाशमान मिली, केतु को भी मिली और शुक्र को भी मिली। शुक्र 21 और 18 में थोड़ा फर्क है, उनसे तो बलवान है। तो ये थोड़े से प्रभाव हैं। तो चंद्रमा की महादशा चल रही है 7-3-17 से 8-3-27 तक चल रही है। तो ये मैंने ग्रहों की बलवंताओं के बारे में समय समय आपको बताता रहता हूं। जातक का जन्म कर्क लगन में पैदा हुआ, कर्क लगन के स्वामी चंद्रदेव है। इनको परिश्रम अधिक करना पड़ता है और इच्छित फल की प्राप्ति इनको बड़ी देरी से मिलती है। ये अत्यंत भावुक होते हैं और ये भावना के प्रह में अपना अच्छा भला भी नहीं सोचते। इनकी बुद्धि तेज होती है और मानसिक शक्ति भी अच्छी होती है। इनका दाम्पत्य जीवन प्राय ऐसा देखा गया है असफल माना जाता है, कुछ ना कुछ प्रभाव है। लगन का स्वामी कोई भी हो, अगर द्वितीय भाव में हो, साधारण तौर पर धन और कुटुंब का प्रभाव मिलता है। लेकिन चंद्रमा के केस में ऐसा है, अब चंद्रमा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में आ जाता है, नवम कृष्ण पक्ष नवमी का चंद्रमा है, कलाएं बीती जा रही है तो कमजोर है, तो यहां पर ना धन का भी सुख पूर्ण रूप से मिलेगा, ना कुटुंब का भी मिलेगा, त्रुटिपूर्ण प्रभाव मिलेगा। और दूसरा फिर लगन में राहु केतु का प्रभाव है। राहु तो मायावी है, यानी इस जातक के लगन के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। राहु केतु तो मायावी है, तो और परेशानी होगी। और योग भी इंद्र हो गया और इंद्र के स्वामी पितृ हो गए और नक्षत्र भी मघा हो गया, मघा के भी देवता पितृ हो गए। और राहु तो स्वयं पितामह है, राहु मायावी है और ज्योतिष में इसको पितामह कहा गया है। तो किसी भी तरह से जातक के जीवन के ऊपर पितरों का प्रभाव अधिक है। मेरा आपको समझाने का मतलब यही रहा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। अंशों के आधार पर थोड़ा सा प्रभावहीन है, लेकिन फिर भी ग्रह का अपना जो देगा वो देगा।
जैसा मैंने आपको बताया, तो यहां पर पाप ग्रह जब पंचम भाव में हो जाता है और केतु की भी दृष्टि आती है, तो संतान और शिक्षा में परेशानी आ जाती है, योग संतान नहीं मिलती, शिक्षाएं अधूरी रह जाती है, मन के हिसाब से वो पढ़ नहीं सकता, छूट जाती है। अब बात करें मंगल की। दर्शकों, कर्क लगन में मंगल पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी, योग कारक है मंगल, और केंद्र में है। पंचम भाव का स्वामी यहां पर आ गया, ये भी एक किस्म से राजयोग बनता है, तो ये थोड़ी सी शिक्षा संतान दे देता है, क्योंकि ये केंद्र में चला गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, बुद्धि भी थोड़ी दे देगा। लेकिन मंगल की चतुर्दशी यहां पर उच्च दृष्टि से देखता है। अगर यहां पर राहु नहीं होता तो अच्छा पत्नी सुख मिलता, लेकिन सप्तम भाव में राहु हो और मंगल की दृष्टि हो, तो जब सप्तम भाव में राहु होगा, मंगल की दृष्टि होगी, तो केतु की तो स्वाभाविक होगी। ऐसे जातक के विवाह में परेशानी आती है, दुनिया भर की विवाह में परेशानी आती है, और विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं रहती, कारण चाहे कोई कुछ भी हो, विच्छेद हो जाता है या और कोई अनहोनी घटना हो जाती है, मतलब कारण चाहे कुछ भी बने, लेकिन पहली बात विवाह में परेशानी आएगी, दूसरी बात दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा मंगल के कारण। सप्तम दृष्टि यहां पर दसम भाव को अपनी राशि में देख रहा है, तो जरूरी बात है व्यवसाय में देगा, व्यवसाय देगा, अपनी राशि को कोई भी ग्रह नहीं बिगाड़ेगा। और ऐसा जातक तो पंचम भाव का स्वामी जब चतुर्थ में है, माता की सेवा करने वाला होता है, माता की सेवा करने वाला होता है। मंगल अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, शत्रु वाले एकादश भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण आमदनी देगा। यहां पर एक मंगल ही त्रुटिपूर्ण आमदनी खींच रहा है, क्यों? मंगल पंचमेश है और दशमेश है, परिश्रम से आमदनी को खींच रहा है, एक मंगल ही देख रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वादश भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है, अस्त है, तो कोई बात नहीं, ये कर्क लगन के लिए अकारक भी है, अस्त है तो उसके बिना भी चल जाएगा, थोड़ी सी बुद्धि कमजोर होगी। वैसे शरीर के जितने भी अंग हो स्वस्थ हो तो अच्छा रहता है, लेकिन कोई ऐसा भी अंग चल जाए, यहां पर बुध अगर, कोई बात नहीं, दसम भाव द्वादश भाव का स्वामी पराक्रम भाव का स्वामी अस्त है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इतना कोई समस्या वाली बात नहीं। बात करते हैं गुरु की। गुरु भाग्य भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में आ गया। जब कोई भी ग्रह हो, ऐसे दो ही लगन हो सकते हैं, एक कर्क लगन और एक मकर लगन। अगर जो ग्रह छठे भाव का भी स्वामी हो और नवम भाव भाग्य भाव का भी स्वामी हो और द्वादश भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक खर्चा करता है। खर्चा किस पर करता है? किसी रोगी की सहायता भी करता है, किसी गरीब की सहायता भी करता है और उसका खर्च हो जाता है। और यही जातक की खूबी है, अब उसके पास 10 रुपए होने में भी वो देने में हिचकिचाहट नहीं करता और वो रोगी और गरीब की मदद करने की भावना रखता है। गुरु पंचम दृष्टि यहां से देख रहा है, द्वादश भाव में बैठ के देख रहा है यहां पर, तो सुखों की हानि करेगा, सुखों की त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, क्योंकि गुरु द्वादश भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव का स्वामी जहां भी देखेगा, अगर कुछ सुप्रभाव भी देगा भी तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। तो यहां पर द्वादश भाव में देख रहा है, खर्च की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और आमदनी कम होगी। धन के विषय में स्थिति अनिश्चित रहेगी, उसकी पारिवारिक जीवन में परेशानी आएगी, सुखी नहीं रहेगा। शत्रु पक्ष पर सफलता रहेगा, खर्चा करके शत्रु पर सफलता रहेगा। और नव दृष्टि से अपने अष्टम भाव को देख रहा है, तो यहां पर उसका जीवन ऐसा हो जाएगा कि व्याधि से रूप हो जाएगा। और किसी भी जो ऐसा जातक किसी के सहारे से उसका व्यवसाय चलता है, अपने आप निर्वाह करने होता, उसके निर्वाह करने के लिए भी किसी का सहारा चाहिए और शरीर में व्याधि भी देने वाला हो जाएगा, खर्चा अधिक कर देगा, किसी प्रकार का दंड और कोर्ट कचहरी का भी भाव हो जाएगा, यहां पर परेशानी वाली बात आ जाएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में है। छठे भाव में वैसे ही बताया गया कि शुक्र प्रभावहीन हो जाता है, लेकिन शुक्र की सप्तम दृष्टि बलवान होती है। यहां पर द्वितीय भाव में खर्चा अधिक करेगा। ऐसा जातक सुख या खर्च करने वाला होता है, उसको घर के सुखों की कमी आ गई, क्यों? घर का स्वामी, जो घर के सुखों का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया। माता रोगनी होगी, माता बीमार में होगी,
सुखों की हानि होगी, लेकिन फिर भी हानि होते हुए भी वो खर्चा अधिक कर देगा, शौकीनी खर्चा अधिक करेगा और कर्जदार बना रहेगा, मानसिक तनाव भोगता रहेगा। ऐसे जातक के ऊपर कर्ज का ढेर लग जाएगा, कर्ज लेकर भी खर्च करेगा। गुरु ने भी खर्च कर दिया और शुक्र भी खर्च कर दिया, दोनों खर्च करने वाले हो गए। कमाने वाला एक मंगल ही हो गया, और वो भी त्रुटिपूर्ण से। क्यों? आगे बात करते हैं त्रुटिपूर्ण कहां आएगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, छठे भाव में है। खर्चा अधिक हो, तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा, आयु तो अच्छी होगी, लेकिन सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक होगा। शनि भी खर्च करने वाला हो गया, शुक्र भी खर्च करने वाला हो गया, गुरु भी खर्च करने वाला हो गया, व्याधि बीमारी भी हो गई। और शनि जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, छठे भाव में है। पत्नी भी रोगनी बनेगी, यानी पत्नी के ऊपर भी खर्चा होगा उसका। फिर भी जातक बाहरी से संबंध से अच्छा बनाएगा और दसम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा, साहस का परिचय भी देगा, साहस भी होगा। तो यहां पर शनि भी खर्च करने वाला, शुक्र भी खर्च करने वाला, गुरु भी खर्च करने वाला। मैंने आपको बीच में बताया था कि मंगल थोड़ा सा दे रहा है। आगे चलते राहु की। राहु दर्शकों मकर राशि का सप्तम भाव में है। दैनिक रोजगार में परेशानी आएगी, दैनिक रोजगार में परेशानी आएगी। केतु का भी प्रभाव है, सप्तम भाव पीड़ित है, मंगल का दैनिक रोजगार में परेशानी। मैंने आपको पहले ही बताया और कि दसम भाव के साथ में दसम से दसम भावत के सिद्धांत पर अगर सप्तम भाव भी मजबूत होता है तो चार चांद लग जाते हैं। यहां पर इसकी टांग टूट गई। दैनिक रोजगार में परेशानी, अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पत्नी अनुकूल नहीं होती, आसानी से ऐसा जातक बेवकूफ बन जाता है। और पंचम दृष्टि से यहां पर उतार चढ़ाव दे रहा है आमदनी के समय। मैंने आपको बताया था ना आमदनी कम हो जाएगी, मंगल तो दे रहा है, यहां पर राहु उतार चढ़ाव देगा। राहु मायावी है, क्योंकि राहु लगन को भी प्रभावित कर रहा है। राहु उसके दिमाग को इस तरह से घुमा देता है अपनी का कि क्योंकि पूर्वजों का प्रभाव है तो उसको भी घुमा देता है, आमदनी को घुमा दे। आमदनी में उतार चढ़ाव रहेगी, मानसिक बल कमजोर होगा, मानसिक परेशानी होगी, वो बात अलग है। और साहस की कमी नहीं होगी, साहस तो करेगा कि नवम दृष्टि से कन्या राशि में पाप जो है तृतीय भाव पर जब प्रभाव डालता है तो साहसी और पुरुषार्थी होता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु तो लगन में बैठा हुआ है, मानसिक विकार। पंचम दृष्टि से शिक्षा, संतान के परेशानी, सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन और नवम दृष्टि से भाग्य की हानि करता है। भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में चला गया तो भाग्य तो रहा ही नहीं, भाग्य तो रहा ही नहीं। तो ये जातक की कुंडली रही। मैंने बताया छठे भाव और धर्म भाव का स्वामी द्वादश भाव में सिर्फ दो ही कुंडली में है, या तो गुरु बनता है या बुध बनता है, या कर्क लगन में या मकर लगन बनता है। तो ऐसा जातक के पास अगर 10 रुपए भी है तो अगर किसी गरीब ने मांग लिया, साय ने मांग लिया, रोगी ने मांग लिया, उसको दे देगा, बोला छोड़ेगा। इतनी तसल्ली जरूरी है, इतना जरूर। लेकिन कर्ज के नीचे डूबने वाला होता है, खर्चा अधिक, आमदनी लिटिल बिट हो जाती है। लग्नेश चंद्रमा प्रभावहीन है, जैसा मैंने अंशों के बताया। सुख भाव और आय भाव का स्वामी, दाम्पत्य सुख देने वाला सुख छठे भाव में। सुख भाव और आमदनी भाव के स्वामी छठे भाव में है, परेशानी आ गई। और शुक्र पाप करती योग में, सुख से दूसरे भाव में राहु है और द्वादश भाव में सूर्य, वो भी अपना पूरा फल नहीं दे रहा। साथ साथ सप्तमेश भी पाप करती योग में, तो सप्तमेश भी जातक की पत्नी भी अपना पूरा फल नहीं दे रही और दिक्कत आ रही है। और आमदनी कमजोर हो गई, माता बीमार हो गई। सप्तमें शनि छठे भाव में, पत्नी रोगनी हो गई। सप्तम भाव में राहु केतु मंगल का प्रभाव, जीवन साथी का सुख नहीं, कारण कुछ भी हो। सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव कहीं से भी हो, चाहे यहां से भी हो, यहां से भी हो, तो जीवन साथी का सुख नहीं, विवाह नहीं होना, विवाह हो जाए तो वैसे भी सुख नहीं मिलना, दाम्पत्य कलह का कारण कुछ भी हो, लेकिन उसको जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। ये समस्या रही। अब बात आई विपरीत राजयोग। जातक बोलता है गुरु जी मेरी कुंडली में 2 विपरीत राजयोग हैं। लोगों ने बताया, दर्शकों सुन लो, मैं फिर बताता हूं। विपरीत राजयोग हमारे विद्वानों के मुताबिक 3 बताया गया है। हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। कुछ भी आज हो दो, नाम अलग ले दीजिए। मैं आपको साधारण तौर पर बताता हूं। छठा, अष्टम, द्वादश भाव, ये भाव के स्वामी अगर छठे, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। दूसरी शर्त, वह ग्रह पाप ग्रह से पीड़ित हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं,
कि यहां पर अष्टम भाव का स्वामी शनि छठे भाव में आ गया, विपरीत राजयोग बन गया। पहली शर्त, छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, विपरीत राजयोग। लेकिन इसको पाप ग्रह देखे, इसके साथ तो शुक्र बैठा हुआ है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है और गुरु भी देख रहा है, तो ये अष्टम भाव का स्वामी छठे में जो आया वो भंग हो गया, कोई विपरीत राजयोग नहीं। दूसरी तरफ जातक को जो डाउट था, छठे भाव का स्वामी गुरु द्वादश में चला गया, राजयोग बनेगा, परंतु उसकी भी वही शर्त है, पाप ग्रह से युति हो या पीड़ित हो। तो शनि पाप ग्रह तो है, मान लिया, लेकिन शुक्र साथ में, अगर ये यहां शुक्र नहीं होता तो दो राजयोग इसमें हो जाते, अष्टम भाव का स्वामी छठे में और छठे का स्वामी यहां पर, क्योंकि ये गुरु फिर कैसे होगा, यानी शनि नहीं बनाएगा, गुरु तो शुभ ग्रह है, तो एक राजयोग हो जाता। अब छठे भाव का स्वामी द्वादश में, शनि उसको देखता, लेकिन इस शुक्र की वजह से ये राजयोग भी भंग हो गया। तो राजयोग की शर्तें क्या है, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में ही हो, किसी में भी हो, चाहे छठा का अष्टम हो, अष्टम का छठे में हो, या छठे का द्वादश में हो, या द्वादश का अष्टम या छठे, परंतु वह पाप ग्रह के साथ युति करता हो, उसके ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, अगर जहां शुभ ग्रह का प्रभाव हो गया तो विपरीत राजयोग भंग हो गया। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है, ये पराशर होरा जी ने अपने अध्याय में, राजयोग के अध्याय में लिखा हुआ है, तो यहां पर कोई विपरीत राजयोग। तो दर्शकों, मैंने इस होनहार पुरुष जो परेशान हो रहा है बेचारे को, घर का सुख नहीं मिल रहा, माता का सुख नहीं मिल रहा, पत्नी का सुख नहीं मिल रहा, और खर्चा ज्यादा और अनियमित आमदनी, मैंने एक पुरुष जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपके सामने था। अगर आप समझते हैं कि वीडियो किसी का मार्गदर्शन है तो मैं कहूंगा इसको शेयर करें, लाइक करें। अभी उपाय भी दर्शो, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। और ऐसे जातक को अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह से पहले कुंभ विवाह करना पड़ेगा, लड़की है तो अर्क विवाह करना पड़ेगा, तो जाकर के, और भाग्यवती लॉकेट धारण करना पड़ेगा, चंद्रमा का, मंगल का और गुरु का लगन में धारण करना पड़ेगा, वल्ले वल्ले हो जाएगी। तो दर्शकों, अगर आप समझते हो मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो भाई मैं आपको कहूंगा मेरा वीडियो को आप शेयर करें, ताकि और लोगों का भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।